चूंकि वो मजदूर के काम के लिए गए थे, इसीलिए पिता प्रसाद और बेटा रमेश चलते चलते घर वापस लौट आते हैं। पिताजी, अभी घर जाके क्या होगा आप ही बताइए। जब मैंने कहा वहीं रुक जाते हैं तो आपने मेरी बात सुनी नहीं। वहाँ पे कोई मजदूर था, तुम ही बताओ। नहीं पिताजी, और कोई भी नहीं था। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हो और किसी को काम की जरूरत पड़े तो वो हमें काम के लिए बुला सकते थे ना। बेटा रमेश, जब देख रहे हो कि कोई कूली वहाँ पे है ही नहीं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई मजदूर के लिए नहीं आएगा। भले ही कोई काम ना हो, पर सास बहू ने हमें एक काम सौंपा है। क्या तुम वो भूल गए हो? नहीं पिताजी, हम भले ही कुछ भूल सकते हैं, पर सास बहू का दिया काम हम भूल नहीं सकते, नहीं तो काम तमाम। तो अब बताओ बेटा, हम अपने घर जाए कि सरपंच धनंजय के घर जाए? ठीक है पिताजी, सरपंच जी के घर चलिए। इतना कहकर दोनों सरपंच जी के घर चले जाते हैं। वहाँ सास बहू शारदा और अनामिका टमाटर के खेत से टमाटर तोड़ रही होती है। माँ जी, ससुर जी और आपका बेटा जो हमने काम दिया वो करेंगे क्या? अगर वो नहीं किए फिर तो बाप और बेटा दोनों हमारे हाथ में होंगे। पहले चलो हम अपना काम खत्म करके घर जाते हैं, फिर देखते हैं। इस तरह कहने पे अनामिका जल्दी जल्दी टमाटर तोड़ने लगती है। उधर सरपंच जी धनंजय के घर के सामने प्रसाद और रमेश आज्ञाकारी की तरह 2 घंटे तक खड़े रहते हैं। पिताजी, 2 घंटे हम इसी तरह खड़े हुए हैं, जबकि सरपंच जी को पता है कि हम बाहर खड़े हैं, फिर भी वो बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर हम इस तरह से यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप ही बताइए। हमें यही इंतजार करना होगा। घर पे दोनों महिलाएं हम दोनों पे भरोसा करके बैठी हुई है। सर्दियों का मौसम है, बाहर बर्फबारी हो रही है। हम एक लकड़ी का घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सरपंच जी से क्यों पूछना है पिताजी? हमें पास के जंगल से लकड़ियां ले आने के लिए सरपंच जी से तो पूछना पड़ेगा ना। ठीक है पिताजी, अब तक तो सरपंच जी बाहर आए नहीं, तो आप यहीं पे खड़े होकर उनका इंतजार कीजिए। जब वो बाहर आएंगे उनकी अनुमति लेकर आप सीधा घर आ जाइएगा। मैं अब चलता हूँ। रुको बेटा, लकड़ी का घर अगर बनाना है तो सास बहू को जिम्मेदारी लेनी है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर सास बहू शारदा और अनामिका टोकरी भर के टमाटर लेके खेत से चलते हुए घर वापस आने लगती है। माँ जी, मुझे एक अच्छी तरकीब सूझी है। देर ना करते हुए बताओ बहू। रोज रोज एक ही तरह की सब्जी टमाटर ना बेच के अलग अलग सब्जियाँ बेचे तो इससे हमारी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। कमाई तो होगी, पर उन सब्जियों को लाने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। उतना दूर जाके सब्जियां लाते लाते पूरा दिन मानो खत्म ही हो जाएगा। फिर उस दिन की कमाई हमारी नहीं होगी। अगर हम ज्यादा नहीं कमाएंगे तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहेगा। पुरानी चीजें भुला के हम शांति से सो नहीं पाएंगे। फिर हमारा सर दर्द होगा, जिसके लिए दवा लेने हमें दवाई का दुकान जाना पड़ेगा। सब जानते हुए भी सुपर डुपर आइडिया क्यों कह रही हो? जो टमाटर हमारे सर पे है उसी को अगर बेच लिए तो शांति से हम जीवन काट सकते हैं। सिर्फ जीवन गुजारने के लिए चावल और सब्जी ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें कपड़े, जिस घर में हम रहते हैं वो घर, सब कुछ जरूरी है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बहू। जितना पैसे हम कमाते हैं और जिस मिट्टी के घर में हम रहते हैं वो भी ठीक ठाक से बन नहीं पा रहा है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ बर्फबारी भी होती है, ऊपर से सर्दियों का मौसम, आपको पता ही है कितनी बर्फ पड़ती है। हमने सोचा है कि एक लकड़ी का घर बनाएंगे, उसी लिए तो बाप बेटा सरपंच जी के घर गए हैं ना। आप सच में महान है माँ जी। इस तरह सास बहू बातचीत करते करते घर लौट आती है। उधर सरपंच धनंजय घर से बाहर आके एक लकड़ी के चेयर पे बैठते हैं। तभी उनकी पत्नी सावित्री उनके पास जाती है। अजी, घर के बाहर बाप बेटा प्रसाद और रमेश आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी देखने दो, वो हमारे लिए कितनी देर तक इंतजार करते हैं। उन्हें जरूर हमारे साथ कुछ काम होगा, तभी तो इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं कर रहे आप। सभी के सहमति से आज आप गांव के पंचायत बने हैं। तो अब क्या मुझे सबके घर घर जाके सेवा करनी होगी? सावित्री, मुझे ये तुम मुफ्त का उपदेश मत दिया करो। जाओ, जाके अपना काम करो। कब करना है, कौन सा काम करना है, वो मैं खुद कर लूंगा। इस तरह कहने पे
सावित्री वहाँ से चली जाती है। उधर घर पे बिस्तर के ऊपर बाप बेटा प्रसाद और रमेश बैठे हुए थे। तब तक सास बहू शारदा और अनामिका उनके पास जाती है। क्या जी, मैं आपको सरपंच जी के पास जाने को कही थी, गए थे? गए थे, पर वो घर पे नहीं थे। हम इंतजार कर रहे थे जब तक ना वो आ जाए, पर वो लौटे ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग दोनों घर लौट आए? अंधेरा होने तक, जब तक सरपंच जी ना घर लौट आते तब तक तुम लोग वहीं पे इंतजार कर सकते थे ना, ताकि अनुमति मिल जाती। पता नहीं सरपंच जी कब घर लौट आते, कब तक हम इंतजार करते। अगर वहाँ पे इंतजार करना तकलीफदायक था तो पिताजी घर आ जाते, आप वहीं पे रुक जाते। आप शाम तक वहीं पे रुक के सरपंच जी से एक बार मिल लेते। वहीं पे अगर बैठे रहते तो सब काम भी हो जाता है कि नहीं। अनामिका ने जब इस तरह से कहा, रमेश ने एक भी जवाब नहीं दिया। फिर सास बहू अपने अपने पतियों को डांटने के बाद वहाँ से धनंजय जी के घर पे गई। धनंजय जी घर से बाहर निकल आए। सास बहू को उन्होंने अच्छे से देखा। सरपंच जी नमस्ते। अच्छा, शारदा जी है क्या? और बहू अनामिका भी आई है? बताइए, आप लोग सास बहू मेरे यहाँ कैसे? हमें पता चला कि सुबह से आप घर पे नहीं थे। गांव वाले कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं, इसीलिए ऐसा कह दिया। ये बताइए आप लोग क्यों आई हैं? हाँ बाबू, आप तो गांव वालों की समस्या समाधान करते हैं, आखिरकार पंचायत जो ठहरे। वो ठीक है शारदा जी, आप बताई नहीं कि यहाँ क्यों आई है। बाबू, आपको तो सब पता है, सर्दियों का मौसम में ऊपर से बर्फबारी हो रही है, मिट्टी के घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या चाहती हो, मैं अपना घर दे दूं? अगर हम आपके घर में रहे तो आप कहाँ रहेंगे मालिक? ये क्या मजाक कर रही हो? आपने कहा बाबू, क्या मैं अपना घर दे दूं? हमने तो नहीं मांगा ना। अनामिका की ऐसी बातें सुन के धनंजय को गुस्सा आता है। ये क्या कह रही है शारदा? नाराज मत होइए मालिक, बहू बच्ची है, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए? अगर आप अनुमति दिए तो हम जंगल से लकड़ियाँ लाके उससे घर बना लेंगे। अगर अनुमति दे दी तो मुझे क्या फायदा होगा? 3 बार खाने के लिए हम आपको टमाटर देकर जाएंगे बाबू। टमाटर? हाँ बाबू, टमाटर। मैं और बहू रानी टमाटर बेचते हैं, ये बात तो आपको पता ही है ना। इसीलिए 3 बार के लिए मैं टमाटर आपके यहाँ भिजवा दूंगी। क्या कहते हैं आप? जरूरत नहीं शारदा, जाके लकड़ियाँ ले आओ। लकड़ी का घर अगर ना बन पाए तो अंगीठी बना लेना, और अगली बार से तुम लोग ना आकर अपने पतियों को भेजना। इस तरह से कहने पे सास बहू दोनों मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर घर पे बिस्तर के ऊपर प्रसाद और रमेश बैठ के बातचीत कर ही रहे थे, तभी सास बहू जाके पहुँचती है। पिताजी, सास बहू तो सरपंच जी के यहाँ गई है, शायद अब तक वो मिल ली होगी। अरे बेटा, ये सास बहू है, और ये सास बहू कोई मामूली सास बहू नहीं, टमाटर बेचने वाली सास बहू। अगर ये सरपंच जी को जोर से बुलाए ना तो सरपंच जी को लगेगा कोई तूफान आ गया है और वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। हाँ पिताजी, हम उनके घर पे गए तो बैठा के रखा है, घंटों घंटों हम वही इंतजार किए। अभी कोई जाएगा उनके यहाँ तो ऐसा दिखावा करेंगे कि मानो उन्होंने क्या क्या काम किया हो। दोनों में बातचीत हो ही रही थी, तब तक सास बहू घर लौट आती है और उन्हें गुस्से से देखने लगती है। उन्हें देखकर बाप बेटा भी दोनों बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। सास बहू घर के अंदर जाती है और दोनों 2 कुदाली लाके बाप बेटे को दे देती है। फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप कुदाली लेकर जंगल में लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे सास बहू भी जंगल जाती है। ए जी, लकड़ियाँ काटना हो गया? हो रहा है शारदा, मैं और बेटा कोई मशीन तो नहीं है। कुछ नहीं होगा आप लोग से। बहू, बेटे के हाथ से कुदाली ले लो तो। और इधर शारदा अपने पति प्रसाद के हाथ से कुदाल ले लेती है। फिर सास बहू दोनों मिलकर लकड़ियाँ काटने लगती है। थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियाँ काट के इकट्ठा हो जाने पर वो उन्हें बंडल बना के अपने सर पे रखकर घर ले जाने लगती हैं। अजी, मैं आपको बताऊंगी कि लकड़ियों से घर कैसे बनता है। आप और बेटा वैसे ही करके बनाइए। मैं और बहू आप लोगों को आपके काम में मदद करेंगे। ठीक है शारदा। फिर शारदा कैसे लकड़ी से घर बनाना है उस बारे में बताने लगती है।
प्रसाद और रमेश लकड़ियों का घर बनाने लगते हैं। अनामिका उन लोगों को ला ला के लकड़ियां देती है। इस तरह सास बहू कठिन परिश्रम करके अपने हाथों से लकड़ी का घर बनाती है और फिर उसी घर में पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। करोड़ों का घर और सोफा। सासू माँ शारदा एक कमरे में हीटर जलाकर बैठ के अपना ऑफिस का फाइल देख रही होती है। उसी दौरान पति प्रसाद और बेटा रमेश वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर शारदा, तो अभी यहाँ पे बाप बेटे के हैसियत से आए हो या ड्राइवर और क्लीनर के हैसियत से आए हो? बाप बेटे के हैसियत से आए हैं शारदा। फिर लॉरी ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और क्लीनर जो ठंड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में कुछ मत कहिएगा। बहू अनामिका किचन में गर्मा गर्म खाना बना रही है। आराम से आप दोनों पेट भर के खाना खा के जाके सो जाइए। और अगर हमें ड्राइवर क्लीनर के बारे में बात करना हो तो फिर गेट के बाहर खड़े रहिए। मैं रिलैक्स होके थोड़ी देर में आऊंगी, तब मैं इस बारे में बात करूंगी। इस तरह से कहने पे बाप बेटा बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें देखकर शारदा, तो तुम लोगों ने क्या सोचा? हम बाप बेटा है माँ, हम दोनों चाहते हैं आपसे बात करना, सर्दियों में लॉरी ट्रांसपोर्ट प्रोटेस्ट करने वालों के बारे में। तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ पे बैठ के बात करो। तुम्हें खबर भी है कि प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तुम लोग एमडी हो, मैं एमडी होने के बाद भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तो लोगों ने मुझे एमडी क्यों बनाया? तुमने मुझे एमडी बनने नहीं दिया। तुमने ही कहा था नहीं तो तुम कॉफी में जहर मिला के मुझे दे दोगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मुझे डराया था, एक कमरे में बंद करके कहा था कि मुझे जेल भेज दोगी। मानसिक शारीरिक मेरे ऊपर अत्याचार किया, तभी मैंने तुम्हें एमडी बनाया। इस तरह से कहने पे शारदा प्रसाद को गुस्से से देखने लगती है। मेरे कमरे में आइए। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। प्रसाद सर झुका के उनके पीछे पीछे जाते हैं। रमेश अनामिका के पास किचन में आ जाता है। समय लगभग रात के 9 बज रहे थे। लॉरी ट्रांसपोर्ट के सामने टेंट गाड़ के ठंड से कांपते हुए गले में एक हार पहन के युवा ड्राइवर धनुष विरोध करने के लिए बैठा हुआ था। ये विरोध मेरी जान ना ले ले। सर्दी का मौसम है, भूख भी लगी है। सारे ड्राइवर और क्लीनर ने कहा था कि साथ रहेंगे और समय पर सब छोड़कर भाग गए। अब मैं अपनी भूख को कैसे शांत करूं? ऐसा कहकर वो दुखी हो ही रहा था, तभी उसकी पत्नी कमला बिरयानी लेकर वहां आती है। कमला के बिरयानी की खुशबू से धनुष के मानो मुंह से पानी निकल आता है। फिर देर न करते हुए धनुष जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगता है। ये सब की क्या जरूरत है? घर पे बेटी पिताजी पिताजी करके पागल हो रही है। बहुत हो गया विरोध, अब चलिए तो घर चलिए। कमला ये सब कह रही थी, लेकिन धनुष बिरयानी खाने में ही लगा हुआ था। दूसरी तरफ शारदा जाके बिस्तर पे बैठ जाती है और प्रसाद उसके बगल में खड़े हो जाते हैं। दरवाजा बंद किया आपने? हाँ शारदा। तो हम शुरू करें? पर क्या शुरू करना है शारदा? कोई खेल नहीं है, कोई गाना नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि ड्राइवर और क्लीनर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ शारदा, ठंड है, बर्फबारी हो रही है, दूर दूर की यात्रा करना मुश्किल है। ताकि लोगों को ठंड ना लगे उसके लिए स्वेटर चाहिए, कान के लिए मफलर चाहिए, हाथ पैर के लिए मोजा चाहिए। आपको इस बारे में और कुछ कहना है? हाँ याद आया, जिन लोग बीड़ी पीते हैं उनके लिए बीड़ी पैकेट, जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए सिगरेट पैकेट दर्जन दर्जन देना होगा। कोई भी कंपनी बारिश में ना भीगने के लिए छतरी या रेनकोट नहीं देती है। गर्मी में ना ही एसी और ठंड में ना ही स्वेटर, सबको खुद खरीदना होता है। वो तो सच है शारदा, लेकिन आपको बीड़ी सिगरेट सब चाहिए, यही कहना चाहते हो? हाँ सही कहा शारदा। तब उनके परिवार, पत्नी, बच्चों के जूते चप्पल हमारे गले में होंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है शारदा। सच बताइए तो, जो ड्राइवर और क्लीनर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के, उनका मुद्दा कितना जरूरी है? नहीं है शारदा। तो मुझे ये बात नहीं कह के जो विरोध कर रहे हैं उनसे जाके कहिए। अभी इतने ठंड में जाके कहना सही नहीं होगा, मैं कल जाके उनसे कहूँगा। ठीक है, तो जाके सो जाइए। इस तरह कहकर शारदा सो जाती है। फिर प्रसाद भी सो जाते हैं।
उधर डाइनिंग टेबल पे रमेश और अनामिका एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के प्यार से खिला रहे थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उधर लॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ऑफिस रूम में एमडी शारदा अपने कमरे में बैठी हुई होती है। उनके बगल में पीए अनामिका खड़ी थी। उस कमरे में धनुष आता है। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया? तुम लोगों के धरना के बारे में पता चला, वो अभी कहाँ तक? हम चाहे कितना भी विरोध कर ले, आप प्रतिक्रिया दे ही नहीं रही है। आप अगर गरीब होती तो समझ में आता कि गरीबों को कितनी दिक्कत होती है। हम इस ठंड के मौसम को झेल नहीं पा रहे मैडम। धनुष, अगर तुम कहोगे कि काम करूंगा तो करो। काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, पत्नी बच्चों के साथ खुश रहोगे। तुम्हें बताओ क्या करना है। इसमें क्या कहे अब मैडम, वैसे भी आप हमें स्वेटर स्कार्फ तो नहीं देंगी और ना ही हाथ मोजा या पैर के मोजे आप देंगी, तो क्या कर सकते हैं? कल से हम धरना बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा फैसला लिया है, जाओ जाके काम करो। इतना कहने पे धनुष वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना धरना हटा लेता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन एक मनोहर नाम का आदमी ब्रीफकेस लेके शारदा के पास आता है। हेलो मैडम, बैठिए। कहने पर मनोहर बैठते हैं। बताइए, एक हफ्ते से आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैडम, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे थे तो जाके बैंक में रख देते, नहीं था तो अलमारी में रख देते, पर ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं? मैडम, मैं एक लॉरी ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। मुझे एक मौका दीजिए। मैडम अभी ना कह रही हैं, आप जा सकते हैं। मैडम, कैसे भी आप मुझे इस तरह का इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं देंगी। मैं भी इस तरह का ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रहकर कुछ दिनों तक ये सब देखना चाहता हूँ। प्लीज मैडम, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। बार बार मनोहर के विनती करने पे शारदा स्वीकार लेती है। वहीं पे शारदा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उस दिन से मनोहर शारदा के ऑफिस में आकर काम करने लगता है। शारदा जब नहीं होती तो उसके सिग्नेचर को प्रैक्टिस भी करता है। कुछ ही दिनों में इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि हूबहू वो शारदा का सिग्नेचर करने लगता है। फिर एक दिन शारदा और अनामिका ऑफिस आती है। वो शारदा के सीट पे अरविंद को देखकर आश्चर्य हो जाती है। वो दोनों उनसे लड़ने लगती है। देखिए मैडम, मनोहर नाम का एक आदमी ने मुझे यह ऑफिस बेच दिया है, आप चाहे तो कागजात देख सकती हैं। इतना कहकर अरविंद उसे कागजात दिखाता है। कागजात पे शारदा का सिग्नेचर देखकर शारदा और अनामिका मानो आश्चर्य हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो मनोहर पे भरोसा की और मनोहर ठग के चला गया। इधर हाथ से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में निकल जाता है, उधर घर से वो बेघर हो जाते हैं। दुखी होकर आंखों में आंसू लेके, हाथों में कपड़ों का बैग लेकर वो चलते हुए आगे जा रहे होते हैं। माँ जी, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे क्या पता बहू। सास बहू दोनों इतनी पढ़ी लिखी है, पर एक काम को ठीक से समझ नहीं पाए। बिल्डिंग में खूबसूरत जिंदगी बिताने वाले आज हम सड़क पे आ गए। इस तरह परेशान होके वो चलते हुए जा रहे थे। रास्ते के उस पार वो एक अपनी पुरानी लॉरी देखते हैं। शारदा, अनामिका, प्रसाद, रमेश चारों उस लॉरी के पास जाते हैं। चूँकि सर्दियों का मौसम था, बर्फबारी हो रही थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो उस लॉरी को अपना घर बना लेते हैं। माँ जी, आप यहीं रहिए, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढने जाऊंगी। मैं भी नौकरी ढूंढने जाऊंगी बहू। नहीं माँ जी, पिताजी और वो ड्राइवर और क्लीनर की नौकरी ढूंढने जाएंगे। मैं भी काम ढूंढने जाऊंगी। अगर आप भी निकल गई तो फिर ये घर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ बहू, तुमने सही कहा है। तुम जाओ नौकरी ढूंढने, मैं यहीं रहती हूँ। शारदा के इस तरह कहने पे अनामिका नौकरी ढूंढने चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अनामिका जब अपनी नौकरी से घर लौट रही थी, वो एक कार देखती है जिसमें वही आदमी मनोहर था, खड़े होकर फोन पे बात कर रहा था। अनामिका देर किए बिना जल्दी से रमेश को फोन लगा के पूरी बात बताती है। उस वक्त रमेश और प्रसाद दोनों चाय पी रहे थे। पिताजी, अनामिका ने फोन किया था कि वो उस मनोहर को अभी भी देखिए, हमें वहाँ जाना होगा। फिर दोनों वहाँ से अनामिका के बताए हुए जगह पर जाते हैं। मनोहर को अनामिका दिखा देती है। प्रसाद और रमेश जाकर मनोहर की बहुत पिटाई करते हैं। वो मनोहर को खींचते हुए लॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफिस अरविंद के पास ले आते हैं। फिर मनोहर कहने लगता है, सर, मैंने आपको
ठगा है। मैंने शारदा मैडम का जाली सिग्नेचर किया था और ये सब पैसों के लिए किया था। मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह कहकर मनोहर अपनी गलती स्वीकार लेता है। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था, इसलिए अरविंद लॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफिस को पूरी तरह से शारदा और उसके परिवार को वापस कर देता है। प्रसाद, अनामिका और रमेश कंपनी के कागजात को लेकर पहले लॉरी वाले घर पे जाते हैं, फिर शारदा को पूरी बात समझाते हैं और वो उन्हें बड़े से घर में वापस ले जाते हैं। शारदा और अनामिका ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी प्रसाद और रमेश के हाथों में सौंप देती है। फिर दोनों घर में रहने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।